हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नया बच्चों के मन में डाउट होता है कि क्या सच में पीएचडी नो जॉब ओनली स्ट्रगल वाला रास्ता है, या बस लोग इसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं। आज के समय में स्कॉलर होना कैसा फील होता है? क्या ये इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी है या एक तरीके का डिलेड अडल्टहुड है? ये कि नॉर्मली एक ऐसा परसेप्शन है कि जिसे कुछ नहीं मिल रहा है वो पीएचडी में एनरोल कर ले रहा है और फिर वो 5-7 साल वहां पे लगा रहा है। अगर आज कोई 22-23 साल का स्टूडेंट आपके पास आता है और वो आपसे करियर गाइडेंस मांगे और पूछे कि क्या मुझे पीएचडी करनी चाहिए या नहीं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से आप उसको क्या सलाह देंगे? स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है और मैं आपको यूजीसी नेट के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। इस चैनल पे हम लगभग 18 सब्जेक्ट केटर करते हैं और आपको आपकी नेट जेआरएफ की जो जर्नी है उसमें हम आपको गाइड करते हैं। नॉर्मली हम आपको पढ़ाते हैं, आपका रिजल्ट आता है, हम आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं, आपकी सक्सेस स्टोरीज कवर करते हैं। लेकिन इस जर्नी के बाद की जो जर्नी है उस पर आपको थोड़ा सा हमारी तरफ से गाइडेंस में मुझे थोड़ी सी कमी लगती है। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो उस जर्नी में हैं, हमारे पढ़ाए हुए जो रिसर्च स्कॉलर हैं या जो ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों को हम यहाँ पे बुला के एक पॉडकास्ट के माध्यम से पीएचडी या रिसर्च के अराउंड जो मिथ है उसको हम आपके सामने लेके आएँ। और इसी इनिशिएटिव को शुरू करते हुए, ठीक है, इसी इनिशिएटिव को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें जितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे डीयू है, आपका जेएनयू है, देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, देन उसके बाद जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इनके जो स्कॉलर्स हैं उनको हम यहाँ पे इन्वाइट करेंगे अपने आने वाले सेशन में और उनसे हम जानेंगे किस तरीके का यहाँ पे रिसर्च कल्चर है, क्या इन यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन प्रोसेस है, किस तरीके का माहौल है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। पीएचडी के अराउंड जितने भी मिथ हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हम अपनी अगली वीडियो में उसको ज़रूर कवर करेंगे। खैर, आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी स्कॉलर हैं पॉलिटिकल साइंस में। इन्होंने 3 बार इस एग्ज़ाम को दिया है, ये नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम को, जिसमें से 2 बार इनका नेट क्वालिफाई हुआ है और जेआरएफ 2-2 नंबर से रह गया है। इस बार फाइनली इन्होंने दिसंबर 2025 वाले साइकिल में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। इसके साथ साथ ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी ऑलरेडी कर भी रहे हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे इन्हीं से, और किस तरीके की रिसर्च जर्नी रही है इनकी, किस तरीके से चल रही है इनकी रिसर्च, वो सब हम समझेंगे शारिक से ही। तो शारिक, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे? मैं भी बढ़िया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप इस जर्नी में आए कैसे? आपने यूजी पीजी में क्या किया हुआ है और आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, और उसमें भी आप स्पेसिफिकली मुझे ये बताइए कि पीएचडी करना है, ये कैसे आपने जो है वो डिसाइड किया? सर, जब मैं ग्रेजुएशन में था, मैंने जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से बीएससी इन फिजिकल साइंस की है। ओके। तो मैंने यूपीएससी के बारे में सोचा कि यूपीएससी भी करते हैं, तो मैं साथ साथ तैयारी करता रहा यूपीएससी की। मैंने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट इतने ज़्यादा नहीं पढ़े थे तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं था। जैसे तैसे करके लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन में हमारी ग्रेजुएशन पूरी हो गई 2021 में। यूपीएससी की प्रिपरेशन करते करते जीएस2 अच्छा लगने लगा, पॉलिटिकल साइंस में मज़ा आने लगा। तो फिर सोचा कि नहीं, साइंस, क्योंकि सर साइंस ली थी इसलिए क्योंकि वो जो सोसाइटल एक बना हुआ है, सोसाइटी में जो एक हाइप है कि जो बेस्ट बच्चे होते हैं वो साइंस लेते हैं। हाँ। और जो उनके नीचे फिर कॉमर्स, और जो बिल्कुल बेकार हैं वो आर्ट्स लेते हैं। हाँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि जो सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीएससी, उसमें 70% से ज़्यादा वेटेज आर्ट्स का ही है। बिल्कुल। ये बेकार की बात है कि बेस्ट बच्चे जो हैं वो साइंस लेते हैं। हालांकि मैंने दोनों सब्जेक्ट पढ़े और बहुत अच्छे से पढ़े हैं। मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी रही ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो उस वक्त लॉकडाउन में 2021 में मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया इग्नू में, पॉलिटिकल साइंस में। और वहाँ थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी इनस्टेबल सी हो गई थी, तो मैं पढ़ाना शुरू किया, मैंने ट्यूशन। और उसके साथ साथ मैं पॉलिटिकल साइंस करता रहा। 2023 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया और उसी साल मैंने उर्दू आईएएस अकेडमी लखनऊ का एंट्रेंस क्वालिफाई किया और मैं वहाँ चला गया 1 साल के लिए और वहाँ आईएएस की प्रिपरेशन की। वहाँ मैंने देखा 5-5 साल से लड़के तैयारी कर रहे हैं, 9-9 साल से तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है। तो समझ में आ गया कि जर्नी बहुत लंबी है और मेरे लिए बहुत मुश्किल भी होने वाली है। तो मैंने सोचा कुछ और भी ट्राई करते हैं साथ में। तो पहली बार मैंने जून 2024 में वहीं पर लखनऊ में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया। वहाँ मेरे 244 नंबर आए, 244, लेकिन रात को पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। री एग्ज़ाम में दे नहीं पाया क्योंकि उस वक्त तक मैं दिल्ली आ गया था और एग्ज़ाम मेरा उन्होंने सेंटर वहीं दिया था लखनऊ, जो पहले एलोकेटेड था। फिर मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू कर दी। वही सर, जब हमारे अंदर मिडिल क्लास वाले, लोअर मिडिल क्लास से जो लोग आते हैं, उनके अंदर ये डर होता है कि जल्दी से जॉब मिल जाए ताकि एक स्टेबिलिटी आ जाए ज़िंदगी में, एक सिक्योरिटी आ जाए।
तो मैंने तकरीबन 20 दिन SSC CGL की तैयारी की और मेरे उसमें 150.5 मार्क्स आए, 2.5 नंबर से वो भी रह गया, कट ऑफ 153 थी। रिज़ल्ट आया था तकरीबन 4 दिसंबर को। फिर ये था कि अब क्या करना है, तो मैंने थोड़ा सर्च किया तो पता चला कि UGC नेट के फॉर्म अभी आए हुए हैं। मैंने फॉर्म फिल किया 4 या 5 दिसंबर को। 6 जनवरी को एग्ज़ाम था, तकरीबन 1 महीना मिला। फिर मैंने यूट्यूब से वीडियोस देखी, आपकी वीडियोस देखी, और मैं एग्ज़ाम देने गया। मेरे 232 मार्क्स आए और कट ऑफ 234 थी, जैसे कि आपने बताया, तो 2 नंबर से वहाँ रह गया। तो फिर वही नाउम्मीदी हाथ आई। लेकिन इकबाल कहते हैं कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा सी नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। क्या बात। तो फिर आगे और कोशिश की कि कोई बात नहीं, 2 नंबर से तो रहा है, 6 महीने और मेहनत करते हैं। बिल्कुल। फिर आपकी वीडियोस को दोबारा से देखा। सर मैं सही बताऊँ ना तो आपकी जो वीडियोस हैं वो इनफ हैं। UGC नेट अगर पेपर 2 पढ़ना है ना तो वीडियोस इनफ। मैंने उन्हीं को 2-3 बार बढ़िया से देखा शुरू से। उसके बाद फिर एग्ज़ाम दिया, 242 नंबर आए, द कट ऑफ वाज 244। फिर 2 नंबर से मिस हो गया। कोई बात नहीं, इकबाल का एक और शेर है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। क्या बात है। अब लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत भी जवाब दे रही थी। निकले थे UPSC की तैयारी करने, आपसे JRF भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो सेल्फ डाउट्स आने लगे, स्ट्रेस बढ़ने लगा। फिर अब नहीं समझ में आ रहा था क्या करना चाहिए। लेकिन मैं उस वक्त तक मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया था, जून 2025 तक। क्योंकि 4 दिसंबर को जब SSC CGL का रिजल्ट आया था, और जब अब ये था कि अब समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, तो उसी वक्त UGC नेट का फॉर्म भी आया हुआ था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी PhD का फॉर्म भी उसी वक्त आए हुए थे। तो मैंने दोनों ही फॉर्म फिल किए थे। किस्मत अच्छी थी, PhD में एडमिशन हो गया, क्योंकि 80 नंबर का रिटर्न होता है। मैंने नेट की तैयारी की हुई थी तो पेपर 2 अच्छा था, रिसर्च मेथोडोलॉजी ठीक ठाक थी, तो रिटर्न में मेरे अच्छे मार्क्स थे। और जून का रिजल्ट आने से पहले मेरा क्लियर हो गया था कि हाँ एडमिशन हो रहा है। मैं 5 अगस्त को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चला गया था, और वहीं जाकर फिर मैंने अपनी आगे की जर्नी और सुपरवाइज़र से बात करना कि आगे क्या करना है। तो सुपरवाइज़र वेरी ब्रिलियंट पर्सन, वेरी नाइस पर्सन, बहुत साथ देते हैं और बहुत मदद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले JRF निकालो, उसके बाद देखना क्या करना है। तो उन्हीं की मदद से सब कुछ चलता रहा। आपकी वीडियोस फिर से देखनी शुरू की, तो बड़ा अजीब लगता है सर, एक ही चीज़ बार बार करे जा रहे हैं। समझ में भी नहीं आ रहा होता जब आप 2-2 नंबर से रह जाते हो, आपको समझ में भी नहीं आता कि गलती कहाँ पे हो रही है। और 1-2 नंबर से फेल होना वो बहुत ही दुखदाई होता है। मैं खुद कई बार हुआ हूँ। खैर वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, और जैसे हम सक्सेस को एंजॉय करते हैं, फेलियर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हमें सीखना चाहिए। तो ठीक है, आप कहीं ना कहीं जीवन में आप हमेशा सफल नहीं हो सकते, कभी ना कभी आप फेल होंगे, और अगर आपने 2-4 फेलियर झेल रखे हैं तो वो आपको उस चीज़ के लिए तैयार रखेगा कि हाँ आगे भी आप झेल पाएंगे, आपको कभी भी लाइफ में एकदम से झटका नहीं लगेगा। तो फेलियर इज़ इम्पॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है। आप उसको ऐसा मतलब, अब फेलियर इंपॉर्टेंट है तो जानबूझ के फेल नहीं होना है, बट अगर हो गए हो तो उसको मन को दिलासा देने के लिए आप हाँ इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर आपने मेंशन किया कि PhD जर्नी आपने शुरू कर दी थी, एंड उसके बाद आपने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया। तो एक बार मुझे इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताइए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता कैसे है। क्या जो UGC का सर्कुलर आया था कि नेट JRF के स्कोर के बेसिस पे लेंगे, वैसा कुछ है, आपको उसके बेसिस पे लिया था, या ये अपना भी रिटर्न कुछ एग्ज़ाम, या मतलब कुछ दूसरा तरीका है इनका? सर इनका अपना एक अलग स्टैंडर्ड है। ठीक है। अगर आपने JRF जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किया हुआ है तो आप एग्जेम्प्टेड हैं रिटर्न एग्जामिनेशन से। ठीक है। लेकिन अगर आपका किसी और कैटेगरी से JRF है या नहीं भी है, नेट भी अगर नहीं है, तो वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं 80 नंबर का, जिसमें 40 नंबर का वो पॉलिटिकल साइंस पूछते हैं और बाकी 40 नंबर की रिसर्च मेथोडोलॉजी आती है। ठीक है। और वो कंबाइंड 80 नंबर का बनाते हैं। उसके बाद 20 नंबर का इंटरव्यू होता है, लेकिन जिनका JRF के थ्रू होता है जनरल कैटेगरी से, उनका 100 नंबर का पूरा इंटरव्यू होता है और उसी के बेस पर सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। और इसमें आपको सिनॉप्सिस मतलब इंटरव्यू से पहले ही सबमिट करना पड़ता है? नहीं सर, इंटरव्यू में लेकर जाना पड़ता है वहाँ पर। अच्छा। अपने रिसर्च प्रपोजल को वहाँ पर पेश करना पड़ता है। ठीक है। और उसे डिफेंड भी करना पड़ता है, वो क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। हाँ। तो और उसके बाद फिर फाइनल मेरिट आती है। ऑन एन एवरेज सीट कितनी होती है पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे? जिस साल सर मैंने दिया था उस साल 14 थी, लेकिन उसके बाद 8 सीट्स आई थी। हाँ हाँ। और इस साल भी टोटल 8 ही हैं।
तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से दुर्दशा है इस पूरे रिसर्च कल्चर की कि आप नेट एंड जेआरएफ इतना ज़्यादा क्वालिफाई करवा देते हैं बट पीएचडी सीट्स उतनी नहीं होती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स उतनी नहीं होती हैं। तो कंपटीशन यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, कंपटीशन अभी आगे और ज़्यादा देखने को मिलता है। खैर, क्योंकि आपने आप इस जर्नी में एनरोल किया है आपने, है ना, मतलब आपने पीएचडी जर्नी पहले शुरू किया, जेआरएफ आपका बाद में जो है वो क्वालिफाई हुआ है ना। तो एक बार आप मुझे टेंटेटिव टाइमलाइन बताइए कि किस तरीके से कोई बच्चा जब इसको शुरू करता है तो कितने साल में इसको खत्म करना होता है या कितने साल में वो मिनिमम कर सकता है और क्या होता है, मतलब बच्चा कॉलेज गया, उसने एडमिशन लिया और अब उसको क्या शुरू करना है, मतलब क्या होगा पहला स्टेप? कॉलेज जाते हैं तो पहले तो आपका टॉपिक डिसाइड होता है कि आपको अगले 3 साल या 5 साल में क्या करना है, आपका टॉपिक क्या रहने वाला है। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें आपके सुपरवाइज़र होते हैं, एक और प्रोफेसर अलॉट किए जाते हैं और जो चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं वो भी उस मीटिंग में होते हैं और सब मिलके एक टॉपिक डिसाइड करते हैं कि किस टॉपिक पर आपको करना है। आपसे भी पूछा जाता है कि आप किस टॉपिक पर करना चाहें। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर एक थोप दिया गया है कि आपको इसी पर करना है, तो आप क्योंकि आप ही को करना है तो आपसे पूछेंगे कि बताइए किस टॉपिक पर आप रिसर्च करना चाहेंगे। एक बार जब आपका टॉपिक फाइनलाइज हो गया तो 6 महीने का तकरीबन कोर्स वर्क रहता है, प्री पीएचडी कोर्स वर्क वो करना होता है। उसके बाद उसका एग्ज़ाम होता है, एग्जाम क्वालिफाई अगर आपने कर लिया तब आपकी रिसर्च शुरू होगी, अगर फेल होगा तो फिर से देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। ओके, तो मतलब 6 महीने और 6 महीने ओके तो आपको उसमें लगना पड़ता है 6 महीने अच्छे से। और कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे 6 महीने फिर बर्बाद हों, तो मेहनत करके जैसे तैसे, जैसे सर लबासना में होता है कि जो लोग एक बार वहाँ पहुँच गए तो वहाँ भी एग्जाम देना है। हाँ। तो बहुत रेयर चांस होता है कि वहाँ कोई फेल होगा, तो यहाँ भी रेयर चांस है फेल होने, मतलब नॉर्मली बच्चे पास हो ही जाते हैं। ओके ओके ठीक है। तो उसके बाद फिर उनकी रिसर्च शुरू हो जाती है। ओके, अगर जेआरएफ से एसआर, अगर आपका जेआरएफ है और अगर नहीं भी है, मान लीजिए आप नॉन नेट भी हैं, नेट भी नहीं है आपको और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आपको 8,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है। लेकिन अगर आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया है तो 37,000 प्लस एचआरए आपको मिलता है। तो अब आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो अब आपको 37,000 प्लस एचआरए मिलेगा। एचआरए मिलेगा। Okay. जिस डेट को रिजल्ट आया उस डेट से, उससे पहले जो 4 महीने में रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, तो 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। ओके, तो अब वो 8,000 बंद हो जाएगा और ये मिलना शुरू हो जाएगा। ओके ओके, बिल्कुल। ये वाली इन्फॉर्मेशन को लेके जनरली बच्चों में डाउट रहता है, अब आई एम श्योर कि उनका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। खैर, एक सवाल है यहाँ पे, ये नॉर्मली बच्चों के सवाल हैं, बच्चों के मन में डाउट होता है कि क्या सच में पीएचडी नो जॉब ओनली स्ट्रगल वाला रास्ता है या बस लोग इसको बहुत ज़्यादा मतलब एग्जैजरेट करते हैं? ग्राउंड रियलिटी क्या है? आप क्योंकि इस पूरी की पूरी जर्नी में हैं, आपको क्या लगता है? सर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। Okay. सबसे पहले आपका इंटरेस्ट है या नहीं, ठीक है, आप वीटा कंटेम्पलेटिवा करते हैं या नहीं। बिल्कुल, जो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप आए हैं सिर्फ इसलिए कि अर्निंग होती रहेगी और आपका रिसर्च में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 या 6 भी हो सकते हैं, आपको एक ही टॉपिक पर रिसर्च करनी है। उस पर जितना लिटरेचर लिखा गया है, जितनी रिसर्च अब तक हो चुकी है, वो सब आपको स्टडी करनी पड़ेगी, रिसर्च गैप्स फाइंड करने पड़ेंगे और अपने फाइंडिंग्स देनी पड़ेंगी, अपने सजेशंस भी आपको देने पड़ेंगे। तो अगर आपका मन नहीं है रिसर्च में, आप उस टाइप के आदमी नहीं हैं, वो जो जे.एस. मिल कहते हैं, इट इज़ बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन टू बी पिग सैटिस्फाइड। तो अगर आप सोक्रेटिस की तरह के नहीं हैं, इट इज़ बेटर टू बी अ सोक्रेटिस डिससैटिस्फाइड, और सुकरात डिससैटिस्फाइड ही रहेगा रिसर्च में। बिल्कुल। तो अगर नहीं है आप उस टाइप के तो नहीं कर पाएंगे, परेशान ही रहेंगे, स्ट्रगल। लेकिन अगर आपको मज़ा आता है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी आपके अंदर है और आपके सुपरवाइज़र बहुत अच्छे हैं, तो ये 3 साल की जर्नी इतनी खूबसूरत हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा 3 साल कहाँ चले गए। और जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने 3 पीएचडी कर ली क्योंकि उनको मज़ा आ रहा था उसी में। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो आपको एक ही पीएचडी जहन्नम लगने लगेगी कि कब ये ख़त्म हो और मेरा पीछा छूटे। क्योंकि आपने इंटेलेक्चुअलिटी की बात की है तो एक और सवाल है मेरा यहाँ पे कि आज के समय में स्कॉलर होना कैसा फील होता है? क्या ये मतलब इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी है या एक तरीके का डिलेड अडल्टहुड है? ये कि नॉर्मली एक ऐसा परसेप्शन है कि जिसे कुछ नहीं मिल रहा है वो पीएचडी में एनरोल कर ले रहा है और फिर वो 5-7 साल वहाँ पे लगा रहा है, या जेआरएफ का पैसा वसूले रहा है, या फिर आप सच में सोसाइटी में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सर गालिब ने कहा, और फील कैसा होता है? गालिब की एक लाइन है, बिल्कुल, कहा था, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। क्या बात है। तो और रिसर्च स्कॉलर तो सच में कमाल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जो कोई नहीं ढूंढ पा रहे वो ढूंढ ले रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप सच में रिसर्च कर रहे हैं, और अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आपने पीएचडी में एनरोल सिर्फ इसीलिए किया है कि बस थोड़ा एक सपोर्ट रहेगा, तो आप फिर कमाल नहीं करेंगे, फिर रिसर्च आपका कमाल कर देगी। ओके।
क्योंकि आपने यूपीएससी की भी तैयारी की है और अब आप रिसर्च कर रहे हैं, तो एक और सवाल है मेरा कि आजकल एक ये ट्रेंड भी है कि पीएचडी को या इस पूरे के पूरे एग्जाम को, नेट जेआरएफ के एग्जाम को एक बैकअप की तरह या प्लान बी की तरह देखा जाता है, और मेनली जो स्टूडेंट का यहाँ पे गोल होता है वो गवर्नमेंट जॉब ही है। आपके हिसाब से ये जो अप्रोच है ये प्रैक्टिकल थिंकिंग है या एक तरीके का जो है वो करियर कन्फ्यूजन है कि बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा है करना क्या है, तो वो फिर दोनों ही लेके चल रहा है, या ये तरीका सही है? मेरे हिसाब से तो सर ये तरीका बिल्कुल सही है। ओके। अगर आपके अंदर इतना कैलिबर है, क्योंकि सर पीएचडी हमेशा के लिए नहीं है, 5 साल बाद वो पीएचडी ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो फेलोशिप है वो भी बंद हो जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ करना है। मेरे साथ के ही हैं यूनिवर्सिटी में, उनकी पीएचडी सबमिट हो चुकी है, अब वो परेशान हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था यूपी में, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अब दोबारा से री एग्ज़ाम होना है। अब उनकी फेलोशिप भी बंद हो चुकी है और अभी कहीं जॉब भी नहीं लगी है। तो ऑप्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप ये सोचें कि मैं सिर्फ रिसर्च कर लूँ, सर ये वो दौर नहीं है जहाँ रिसर्च वालों को बहुत अच्छा समझा जाए। और इंडिया में तो रिसर्च कल्चर बहुत अच्छा है भी नहीं है ना। हाँ, सरकार बस बातें करती है, इतना ज़्यादा तो कुछ किया भी नहीं है। R&D पर हम ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, बहुत कम खर्चा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, एक और सवाल है मेरा कि पीएचडी में प्रेशर किससे ज़्यादा आता है, गाइड से, सेल्फ एक्सपेक्टेशन, या फिर आपने ऐसा कुछ डिसाइड किया है और फिर आप वो कर नहीं पा रहे हैं कि मैं इतनी भयंकर रिसर्च करूँगा और फिर वो उस मतलब वो आपकी जो रिसर्च है वो उस डायरेक्शन में नहीं जा रही है ना, या फिर फंडिंग की कमी से कि ठीक है आपके पास पैसे की कमी है, एंड जेआरएफ वाले जिनको एक सर्टेन अमाउंट मिलने लगता है उनका वो टेंशन दूर हो जाता है, या फिर फ्यूचर इनसिक्योरिटी, क्योंकि अभी आपने बात की कि 5 साल ही ये मिलेगा, उसके बाद का क्या होगा किसी को नहीं पता, आपको इस 5 साल में ही अपना करियर जो है वो सेट करना है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर इस दौर में जो है वो किस चीज़ से रहता है? सर मेरी यूनिवर्सिटी में चारों तरह के एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, और ऐसे भी हैं कि इनके पास चारों है, उनके पास किसी चीज़ की उन्हें परेशानी नहीं है। ऐसे भी हैं कि उनको गाइड ने ही परेशान कर रखा है, फंडिंग आ रही है, सब कुछ हो रहा है, गाइड ने ही इतना परेशान कर। हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोफेसर ऐसे भी हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं जो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि आपकी नाक में नकेल कस के रखते हैं, कहीं नहीं जाना, यही करते रहो बस। कुछ ऐसे भी हैं कि वो फंडिंग से, मेरे एक दोस्त हैं उनका JRF नहीं हो रहा, नेट भी नहीं हो रहा है बेचारों का, तो वो फंडिंग से परेशान है। उनका सब कुछ ठीक चल रहा है, सेल्फ एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, गाइड भी ठीक हैं, लेकिन उनका फ्यूचर इनसिक्योरिटी और फंडिंग का नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे भी हैं कि उनके गाइड भी बहुत अच्छे हैं, फ्यूचर इनसिक्योरिटी भी नहीं है क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, और फंडिंग की भी कोई दिक्कत नहीं है। JRF नहीं है, उसके बावजूद महंगी महंगी बाइक्स पर, गाड़ियों पर घूमना और सारे शौक पूरे करना, मतलब रिसर्च का खर्चा वो अफोर्ड कर सकते हैं, सब कुछ ठीक ठाक। कहने का मतलब इन सारी चीज़ों में जिसके पास जिस चीज़ का अभाव है उसको वही परेशान कर रहा है। और आपने वो जो प्रोफेसर वाली बात बोली है कि कुछ ऐसे हैं जो एकदम नकेल कस के रखते हैं, आपके जाने के बाद वो पक्का आपसे पूछेंगे कि बताओ कौन है, तो आप तैयार रहिएगा। खैर, अगर JRF ना होता, सर सेफ साइड में, क्योंकि मेरे प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ओके। खैर, आपके लिए एक ही सवाल है कि अगर आपका JRF नहीं होता, मान के चलिए, तो क्या आप रिसर्च को कंटिन्यू करते? क्या आप रिसर्च एंथुजियास्ट हैं या आप इसको छोड़ देते? सर इकबाल का एक शेर बिल्कुल कोट करना चाहूँगा यहाँ पर। इकबाल ने कहा था कि समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़ परवाज़ है ज़िंदगी, बहुत इसने देखे हैं पस्तो बुलंद, सफ़र इसको मंजिल से बढ़कर पसंद। क्या बात है। तो जिनको सफ़र अच्छा लगता है, मंजिल से ज़्यादा सफ़र प्यारा है, तो वो फिर कैसे छोड़ देंगे? JRF, जिनके लिए JRF मंजिल है तो वो रुक जाएंगे, लेकिन जिनके लिए JRF भी मंजिल है, सब जैसे जावेद सर ने कल एक शेर सुनाया था ना बशीर बद्र साहब का, कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो जिनकी मंजिल पे नज़र हो कि मुझे वहीं तक पहुंचना है, तो उनको फिर सफ़र में मज़ा आने लगता है। बिल्कुल। तो अगर आपको मज़ा आ रहा है, अब जैसे सर आपने मुझसे पूछा कि मैं कंटिन्यू करता या नहीं करता, तो मैं बिल्कुल कंटिन्यू करता, क्योंकि मुझे मज़ा आता है इन सब चीज़ों में, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक और सवाल, नेट JRF की प्रिपरेशन भी आपने की है, आपने वहाँ पे क्वालिफाई भी किया है, रिसर्च के लिए भी आपने मतलब इतना कंपटीशन फेस करके 14 सीट्स में से आपने एक सीट अपने लिए सिक्योर की है, वो भी टॉप की जो यूनिवर्सिटी है उसमें। क्या आसान था? नेट JRF की प्रिपरेशन करना ज़्यादा आसान होता है, या अब जो रिसर्च वाली जर्नी है, या अब जिस दौर में हैं आप, ये ज़्यादा आसान है? सर आसान तो नेट JRF की तैयारी करना है। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से मेरा JRF बाद में हुआ है और PhD में एडमिशन पहले हो गया है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि JRF की तैयारी फिर भी बहुत आसान है। क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फिर आपका अगर मान लीजिए रिटर्न हो भी गया है, तो अब आपको रिसर्च प्रपोजल के लिए परेशान होना है कि मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ, क्या सोचूँ, वो पता नहीं क्या पूछ लेंगे मुझसे।
तो वहाँ और ज़्यादा अपने आप को मेंटल लेबर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है कि किसी तरीके से मैं टॉपिक कहाँ से सजेस्ट करूँ। टॉपिक नहीं समझ में आते हैं। मुझे भी बहुत टाइम लगा था, मैंने बहुत टॉपिक की बात आपने की है, तो आपका रिसर्च टॉपिक क्या है? सर अभी तो मेरा जो टॉपिक है वो यूरोपियन अटलांटिक पावर पॉलिटिक्स है, रशियन यूक्रेन वॉर के ऊपर केस स्टडी है 1989 से लेकर। ओके दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो अभी एक लास्ट सवाल आपके लिए है। अगर आज कोई 22-23 साल का स्टूडेंट आपके पास आता है और वो आपसे करियर गाइडेंस मांगे और पूछे कि क्या मुझे पीएचडी करनी चाहिए या नहीं, तो आप अपने एक्सपीरियंस से आप उसको क्या सलाह देंगे? सर मैं उससे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपका अदर ऑप्शन क्या है। ओके अगर आपको पीएचडी में जाना है फिर तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है आप, लेकिन अगर आपका कुछ और ऑप्शन है, आप मुझसे कहें कि मुझे एसएससी भी करनी है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप कहें मुझे यूपीएससी करनी है, मैं सजेस्ट कर दूँगा। क्योंकि आप जो अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस मान लीजिए, तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस अच्छा कर लेते हैं तो वहाँ आपके ऑप्शनल के दोनों पेपर तैयार हो जाते हैं। आपके ऐसे में जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उसमें ज़्यादा पॉलिटिकल थिंकर्स ही आते हैं। वो आप उनको एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, GS2 आपका हो जाता है। तो वहाँ मैं सजेस्ट कर दूंगा कि हाँ कर लीजिए। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, केस स्टडी हो जाएगी, केस टू केस वेरी करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आगे आपका क्या एम है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुझे नहीं एसएससी, मुझे बस ये कि पैसे आते रहें और साथ में मैं एसएससी की तैयारी करूं या किसी और बैंकिंग की तैयारी करूं, तो वो बहुत अलग हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको करने में। और जनरली इस एग्ज़ाम में दो ही टाइप के बच्चे आते हैं, एक वो जो एकदम जिन्होंने बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि नहीं रिसर्चर ही बनना है, या फिर वो कॉलेज में जाके वो एकदम से हार्डकोर रिसर्चर बनना चाहते हैं, और दूसरे वो जो इसको प्लान बी की तरह देखते हैं, वो यूपीएससी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना चाहते हैं और उन्हें पता है कि वहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है। तो दूसरा तरीका वो इसको एक प्लान बी की तरह यूज़ करते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पर भी तो हम रह के सोसाइटी में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट ही करेंगे, एंड ये एक सेफ ऑप्शन है, पीएचडी कर लेंगे, देन जेआरएफ हो जाएगा, फेलोशिप आता रहेगा। आप भी उनमें से एक हैं, है ना। तो खैर मुझे लगता है मैटर ये करता है कि आप समाज में कितना योगदान दे पा रहे हैं, भले आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में हो या फिर आप एक रिसर्चर या फिर आप एक टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है वो रोल पे हैं। आप समाज में अगर अपना योगदान दे पा रहे हैं, क्योंकि समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, अगर आप वो लौटा पा रहे हैं तो आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे स्टूडेंट को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो आप कुछ मैसेज दीजिए। सर उर्दू के एक राइटर थे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, ह्यूमर एंड सटायर लिखते थे। ओके। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सोने के अंदर की आग, सोने के बाहर की आग अगर सोने के अंदर की आग से ज़्यादा हो, सोना मीन्स गोल्ड, अगर बाहर की आग अंदर की आग से ज़्यादा है तो सोना राख बन जाता है। क्या बात। लेकिन अगर सोने के अंदर की आग सोने के बाहर की आग से ज़्यादा है तो सोना राख नहीं बनता है, सोना कुंदन बन जाता है। तो बहुत बढ़िया। अंदर की आग होनी चाहिए, अंदर एक ज्वालामुखी होना चाहिए जो फटने को तैयार हो, कुछ करना है ज़िंदगी में, बिल्कुल रुकना नहीं है। तो अगर मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि रुकना नहीं है। मैंने भी फेलियर देखे हैं, बहुत ज़्यादा देखे हैं। मैंने एफकेट का एग्ज़ाम भी दिया है 2 बार, नहीं हुआ। CGL नहीं हुआ, JRF 2 बार 2-2 नंबर से रुका। लेकिन हार नहीं माननी है, रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जब लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, सब, मैंने भी इस बार ये सोचा था कि अब कुछ नहीं, अब मैं JRF भी छोड़ दूंगा। हालात ऐसे, बस इतना परेशान हो गया था, इतना ख़तरनाक, कुछ भी पूछ रहे हैं, एवरीथिंग अंडर द सन इज़ इन सिलेबस। तो मैंने भी सोच लिया था कि नहीं अब कुछ नहीं करना है, मैं बस छोड़ दूंगा। हालांकि मैं करता प्रिपेयर, मरता क्या ना करता। तो रुकना नहीं है, चलते जाना है, आप अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। और वो एक शेर जो बहुत ज़्यादा चलता है कि क्यों डरें ज़िंदगी में कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शारिक आपका। आई होप आपके इस सेशन से और आपने जो भी हमारे स्टूडेंट्स को ये सारा अपनी रिसर्च जर्नी से रिलेटेड जो भी मतलब इंसाइट दी हैं वो उनको काफ़ी हेल्प करेगी। एंड हमारे जो स्टूडेंट हैं, अगर आपके कोई और डाउट होते हैं पीएचडी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो अगेन हम किसी और जो टॉप की यूनिवर्सिटी हैं उन्हीं के किसी एक रिसर्चर को यहाँ पे हम बुलाएंगे और उनसे हम बात करेंगे। धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।